सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत उत्तराखंड समूह गौ भर्ती परीक्षाओं में, जो कि मुख्य रूप से पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल भर्ती दोस्तों और उत्तराखंड वन आरक्षी और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और ये सारी परीक्षाएं दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होनी है। और हम लोगों को इसका पता है कि इसका जो पैटर्न होता है वो 100 नंबर का एक वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न पत्र होना है, जिसमें कि 40 नंबर की जीएस आएगी, 40 नंबर की उत्तराखंड की जीएस आएगी और 20 नंबर की आपकी सामान्य हिंदी ने आना है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका पैटर्न विभाजित किया गया है दोस्तों। और लगातार आप लोगों के सामने मैं वीडियो बना करके आ रहा हूं। उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के सामने पहले काफ़ी बना चुका हूं, क्योंकि पटवारी, लेखपाल हो गया, पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो गया, या फिर उत्तराखंड समूह गौ की अन्य भर्तियां जो कि यूके ट्रिपल एससी कराती थी, उनके संबंध में मैंने उत्तराखंड की बहुत सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं। तो आप लोग उन वीडियोज़ का भी अवलोकन जरूर कीजिएगा। मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों के सामने सामाजिक अध्ययन यानी कि जीएस की वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंतर्गत की आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर सभी विषयों के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोगों के सामने ये लगातार 8वीं वीडियो है दोस्तों। इससे पूर्व 7 वीडियो में बना चुका हूँ सामाजिक अध्ययन के ऊपर। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ का अनुसरण नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देख सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी की भी आप लोगों को कंटिन्यूअसली वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। तो आज की इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या वर्गीकी। तो याद रखेंगे दोस्तों, पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान होता है उसे कहा जाता है वर्गीकी, टेक्सोनोमी यानी कि दोस्तों, ठीक है ना। तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? वर्गीकी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है उसका चयन आपने करना है। फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही है दोस्तों। फसलों की खेती, एग्रोनॉमी, ये भी बिल्कुल सही है। सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, ये दोस्तों गलत है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत एक्चुअली बागवानी आती है, जिसमें फल, फूल, सब्जी सभी कुछ आ जाते हैं दोस्तों। तो बागवानी हॉर्टिकल्चर होती है, लेकिन सब्जियों की अगर खेती, अगर पर्टिकुलर बात हो रही है तो उसे कहा जाता है ओलेरी कल्चर दोस्तों, ओलेरी कल्चर, ठीक है। याद रखेंगे, सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर कहा जाता है। इसलिए ये आपका गलत हो गया यहाँ पर और आपका आंसर बन जाएगा। बाकी फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो सुमेलित नहीं है सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, ये आपका आंसर बन जाएगा। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। तो वायु प्रदूषण हो रहा है, इसके संकेत हमें कौन देते हैं? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है फर्न और साइकस, हरे शैवाल और लिवरवर्ट, लाइकेंस और मॉस और नीम और समुद्री शोक। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो वायु प्रदूषण का जो विश्वसनीय संकेतक होते हैं वो होते हैं लाइकेन और मॉस, ठीक है। क्योंकि जब बारिश होती है उसके बाद जब पानी में पीला पीला आप देखते होंगे दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं लाइकेंस होते हैं। तो लाइकेंस और मॉस जो होते हैं वो वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है, तो उसमें क्या होता है? ठीक है, तो मोटर कार में से उत्पन्न जो प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है, यहाँ पर ऑप्शन है NO2, SO2, PB या HG। तो याद रखना दोस्तों, जो मोटर कार में जो प्रदूषक होता है और जो मानसिक रोग पैदा करता है उसे लेड कहते हैं, यानी कि PB, ठीक है। याद रखेंगे PB यानी कि लेड दोस्तों, ठीक है, लेड की मात्रा होती है, ठीक है, जो कि मानसिक रोग पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये ऑक्सीजन से संयोग करती है, ग्लाइकोलिसिस का स्पंदन करती है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है, जो कार और जो मोटर वाहन होते हैं उनके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है दोस्तों, और वो सीधा हमारा क्या करती है? हीमोग्लोबिन से संयोग करके हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाती हैं दोस्तों।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को CO3 से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रवाह में सर्वाधिक योगदान करती है? तो यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गैस कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन है फ्रियोन, मीथेन, CO2 या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो याद रखेंगे दोस्तों, हरित गृह जो प्रवाह होता है यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसमें जो योगदान देने वाली जो गैस है वो है आपका CO2। ठीक है, CO2 की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, जिससे कि टेम्परेचर में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है दोस्तों, यानी कि गर्मी ज़्यादा होने लग जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो हरित गृह प्रवाह के लिए सर्वाधिक योगदान करने वाली गैस कौन सी है? CO2 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली यहाँ पर ऑप्शन है फिजियोलॉजी, एनाटोमी, यहाँ पर है बायोकेमिस्ट्री और डर्मेटोलॉजी। तो दोस्तों याद रखेंगे, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, तो डर्मेटोलॉजी दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरेमोलॉजी या जियोलॉजी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो अस्थियां यानी कि हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है ऑस्टियोलॉजी यानी कि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपनी टिप्पणी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। जीवाणु की खोज किसने की थी? ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और कई बार पूछ लिया जाता है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन है यहाँ पर लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या टोरिसेली। तो जीवाणु की खोज की थी दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, याद रखेंगे, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस खेल का परिसर कोर्स कहलाता है? ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं खेल से रिलेटेड। तो किस खेल के परिसर को कोर्स कहते हैं? यहाँ पर है पोलो, गोल्फ, आइस हॉकी या रग्बी। तो याद रखना दोस्तों, कई शहरों में आपने नाम सुना होगा गोल्फ कोर्स। ठीक है, यानी कि गोल्फ का जो खेल परिसर होता है उसे कोर्स कहा जाता है दोस्तों। तो कोर्स किसका खेल परिसर है? तो गोल्फ का है दोस्तों, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? अब गलत जोड़े को आपने चयन करना है, खेल से रिलेटेड और उनसे शब्दावली है। व्यायाम, ट्रैक, बेसबॉल कोर्ट, गोल्फ कोर्स या कुश्ती अखाड़ा। तो देखिए दोस्तों, व्यायाम ट्रैक पे ही होता है, ये बिल्कुल सही है। बेसबॉल कोर्ट ये गलत दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट में नहीं होता है बल्कि बेसबॉल खेला जाता है डायमंड में। ठीक है, बेसबॉल के परिसर को कहा जाता है डायमंड। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, बेसबॉल के परिसर को डायमंड कहलाते हैं, इसलिए ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर आंसर बन गया, क्योंकि गलत जोड़े को चूज करना था। बाकी गोल्फ कोर्स में होता है और कुश्ती अखाड़े में होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। कोपा कप, अमेरिकन कोपा कप आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या बिलियर्ड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, कोपा कप का संबंध फुटबॉल से है। कोपा कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है? तो भारत का जो प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है यहाँ पर है रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप या IFA शील्ड। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो डूरंड कप है वो भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, और डूरंड कप की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1888 यानी कि 1888 ईस्वी में सबसे पहली बार इस शिमला में खेला गया था ये टूर्नामेंट दोस्तों। ठीक है, फुटबॉल टूर्नामेंट। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है दोस्तों, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1888 ईस्वी में शिमला से हुई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? अगर आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आप लोगों को जरूर पता होगा दोस्तों। रूस, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या पाकिस्तान। तो डेफिनेट सी बात है दोस्तों, रूस जो है वो अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है दोस्तों, बाकी ये देश खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? आपको पता है दोस्तों, जो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है ये कर्नाटक में शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। ठीक है,
और इसका जो दूसरा नाम है या नया नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात या इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो याद रखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को दोस्तों, और कर्नाटक की शरावती नदी पर स्थित है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना यहाँ पर है पेरियार, पराम्बिकुलम, अलियार या इडुक्की या पापनासम। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो पराम्बिकुलम जो परियोजना है, ठीक है, पराम्बिकुलम अलियार जो परियोजना है वो तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, ठीक है। और पराम्बिकुलम नदी पर ही स्थित है, केरल में स्थित है दोस्तों, ठीक है, केरल राज्य में स्थित है और दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना यहाँ पर ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी। तो दोस्तों जो जायकवाड़ी परियोजना ये है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर, ठीक है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर ये सिंचाई के लिए की जाने वाली परियोजना है। जायकवाड़ी परियोजना सिंचाई परियोजना है ये, ठीक है, और गोदावरी नदी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य यहाँ पर ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम या पंजाब। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में दोस्तों, ठीक है। कर्नाटक में कॉफ़ी का भी उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है भारत में, ठीक है। तो रेशम और कॉफ़ी याद रखिएगा कर्नाटक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो याद रखेंगे दोस्तों, फल उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है, ठीक है, विश्व में द्वितीय स्थान है भारत का फल उत्पादन के मामले में। प्रथम स्थान पर चीन है दोस्तों, चीन में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? यानी कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन है 1969, 1753, 1953 या 1853। तो भारत में जो रेलवे तंत्र की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1853 ईस्वी में, आपको पता होना चाहिए, मुंबई से थाने के बीच में, से थाने के बीच में पहली बार रेल चली थी 1853 ईस्वी में दोस्तों, और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चली थी दोस्तों ये डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर पहली बार भारत में रेल चली थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। तो 1853 आप याद रखेंगे, ठीक है। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के लिए के रेलवे ट्रैक पर ये चली थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पर हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो सरिस्का जो पक्षी विहार है दोस्तों वो राजस्थान के अलवर में है दोस्तों, राजस्थान के अलवर में दोस्तों, याद रखेंगे अलवर में है सरिस्का पक्षी विहार। और इसकी जो स्थापना की गई थी, वन्यजीव विहार जो ये बनाया गया था 1958 में बनाया गया था, और 1979 में इसे टाइगर रिजर्व के अंतर्गत रखा गया था दोस्तों, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था सरिस्का वन्य विहार को, और पक्षी विहार भी यहाँ पर शामिल है अलवर में, राजस्थान में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ, ठीक है, किबुल लामजाओ उद्यान कहाँ पर है? तो विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन है नेपाल, भूटान, मणिपुर या मिजोरम। दोस्तों आपने एक झील का नाम सुना होगा, लोकटक झील, लोकटक झील दोस्तों, लोकटक झील पर ही लोकटक परियोजना भी है दोस्तों, और ये लोकटक जो झील है दोस्तों ये मणिपुर में है, ठीक है। और इस लोकटक झील के बीच में ही ये उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील पर दोस्तों, ठीक है। इसीलिए किबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? आपका मणिपुर में है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मनु आपको पता है दोस्तों, विधि निर्माता, पहला विधि निर्माता माना जाता है मनु को, ठीक है। तो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? एम जी रनाडे, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी।
तो याद रखेंगे दोस्तों, जो मनु आधुनिक मनु कहा जाता है वो B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो B.R. अम्बेडकर के ही द्वारा किया गया था, इसलिए उन्हें भी विधि निर्माता यानी कि आधुनिक विधि निर्माता कहा जाता है दोस्तों। तो B.R. अम्बेडकर आधुनिक मनु के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूरलंग का आपने नाम सुना होगा, और तैमूरलंग ने आपका 1398 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, 1398-99 ईस्वी में भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था दोस्तों, ठीक है। तो उस समय भारत में शासन कौन कर रहा था? यहाँ पर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो 1398 में जो भारत का जो राजा था दोस्तों यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में, वो था आपका नसीरुद्दीन महमूद तुगलक दोस्तों, और तुगलक वंश चल रहा था। तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पर तैमूरलंग ने किसकी यहाँ पर शासन किया था दोस्तों, मतलब आक्रमण किया था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पे तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, ठीक है। तो किन के द्वारा पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ भारत में, वो किसके द्वारा हुआ? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्की ने या मुगलों ने? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पोलो खेल का जो प्रचलन भारत में किया गया था वो तुर्की मुसलमानों ने किया था दोस्तों, ठीक है। और जो दिल्ली सल्तनत में जो मुसलमान थे वो सारे तुर्की मुसलमान थे दोस्तों, ठीक है। और तुर्की मुसलमानों में आपने नाम सुना भी होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो पोलो खेल खेलते हुए ही हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो तुर्की मुसलमानों ने प्रचलन में लाए पोलो खेल को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? तो सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने दिया? यहाँ पर ऑप्शन है अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता या जियाउद्दीन बर्नी। तो याद रखेंगे दोस्तों, सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर प्रथम अफ्रीकी यात्री भारत आया था, जिसका नाम था इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत आया था, वो पहला अफ्रीकी था जो भारत की यात्रा की थी। और इब्न बतूता आपका मोरक्को देश का था, मोरक्को का था दोस्तों, ठीक है। और उसने एक पुस्तक लिखी यहाँ पर रेहला, ठीक है। और रेहला में ही उसने सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था दोस्तों, अपनी पुस्तक रेहला में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेहला पुस्तक किसने लिखी? इब्न बतूता ने। और किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, ठीक है। और भारतीय डाक व्यवस्था की विस्तृत वर्णन किया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह था दोस्तों। तो दान विभाग या फिर दीवान ए खैरात किसने स्थापित किया था? यहाँ पर है इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन शाह या बहलोल लोदी। तो याद रखिएगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ने दीवान ए खैरात नामक एक दान विभाग की स्थापना की थी दान दक्षिणा को देने के लिए दोस्तों। तो फिरोज तुगलक का नाम आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो सिकंदर ए सानी यानी कि सिकंदर के समान यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? यहाँ पर ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत पर लगभग अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की थी और लगातार विजयों ने उसे प्रफुल्लित कर दिया था, तो उसने अपना नाम क्या रख लिया था? सिकंदर सानी यानी कि दूसरा सिकंदर। और एक महत्वाकांक्षी सम्राट था, वो विश्व विजेता बनने की सपना देख रहा था, इसलिए उसने अपने आप को सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप कौन कहता था? यहाँ पर ऑप्शन है चंगेज खां, तैमूरलंग, नादिर शाह या इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर का अभिशाप अपने आप को कहने वाला जो व्यक्ति था वो था यहाँ पर देखिए दोस्तों चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था क्योंकि उसने मंदिरों मस्जिदों में जो लूट मचाई, जो ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कुकृत्य किए उसने। मंदिरों के प्रति उसकी वही भावनाएं थी, मस्जिदों के प्रति उसकी वैसी भावनाएं थी, इसलिए वो खुद को और इतिहासकार खुद उसे ईश्वर का अभिशाप कहते थे दोस्तों, चंगेज खान को। तो ये चीज़ भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे,
सल्तनत काल में फयाजिल, फयाजिल का अर्थ था। ठीक है, तो सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ था। यहाँ पर ऑप्शन है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि और कृषकों से की जाने वाली गैरकानूनी जबरी वसूली। तो याद रखेंगे दोस्तों, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को ही क्या कहा जाता था? फयाजिल कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इक्ता प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी दोस्तों। तो इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि ही फजाइल कहलाती थी दोस्तों। ठीक है, और इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी, इसको आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। आपका समय शुभ हो, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।